हाँ जी, सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम 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 बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग क्लास ऑफ सीए इंटर लॉ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून. हाँ जी, 2 दिन से तुमने मेरे को मिस किया, 2 दिन से तुमने लॉ पढ़ना मिस किया. ओ भाई साहब, सही में. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 के क्वेश्चंस जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है. वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड आफ्टरनून प्रियांशु, कासिम, ईशान और नीरज, आर्ची, आयु. वेरी गुड इवनिंग. आप लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. हाँ यार, इट्स ऑल वेल साक्षीना, बट कल yesterday इट वॉज नॉट वेल. गुड आफ्टरनून जय, गुड आफ्टरनून नीरज, ओहो, गुड आफ्टरनून नवीन सिंह, गुड आफ्टरनून रौनक, नेहा, विशेष, डॉली, अरुण, शिवम गर्ग, प्रतिभा. चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसकी क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 3. आज पता बहुत धुआंधार क्वेश्चन होने वाले हैं. कुछ एक दो क्वेश्चन मेरे को बड़े ऐसा तड़ाकेदार मिले हैं मेरे को, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे. ठीक है, मैं तुमको एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं. जैसे ये ऐसा, तुमको ऐसा विशाल का सेक्शन दिखेगा, वो क्वेश्चन दिखेगा, वो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या करेंगे, ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो जो पूछा हुआ है उसके आंसर लिखेंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. और एक क्वेश्चन मेरे को सितंबर 25 में मिला, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन. ये भी एक नया क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने सितंबर 25 में ये फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट हुआ ये क्वेश्चन, और ये पेपर में आया हुआ है, तो ये भी मैं लिखवाऊंगा, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में डाल दिया. ये ऐसे धासु क्वेश्चन जो तुमको दिख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के, भाई ये कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. नहीं, प्रिंस पूछ रहे सर आप कहां से हो, दिल्ली से या मुंबई से. आई एम फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली आई एम इन मुंबई. मैं हूं दिल्ली से बट अभी फिलहाल मैं मुंबई में हूं. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन. ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैंने पुराना वाला लिया हुआ है. कौन सा पुराना वाला? एक आध क्वेश्चन मैंने पुराना वाला लिया हुआ है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मई 25 में भी कराया था, सितंबर 25 में भी कराया था, बट वो क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, बट आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन वो वाला डाला है. मुझे लग रहा है कि कमीशन वाला क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन वाला, तो दैट क्वेश्चन आई हैव रिपीटेड. उसके अलावा बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट न्यू ही हैं, जो पहले वाली प्रैक्टिस में नहीं मिलेंगे आपको. फिर मैं बोल रहा हूं सेल्फ के लिए, अच्छा हाँ, सेल्फ के लिए शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन और प्रोस्पेक्टस वाला क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चंस मैं आज डाल दूंगा तुमको टेलीग्राम में. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना. ठीक है, और टेलीग्राम जो है उसमें मैं दोनों चैप्टर के कुछ सेल्फ वाले क्वेश्चन डालूंगा. जैसे मैंने डिविडेंड के डाले थे और इनकॉर्पोरेशन का डाला था, ऐसे ही मैं चैप्टर 4 का भी डाल दूंगा और 3 का भी डाल दूंगा. आज दोनों के डाल दूंगा. ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चंस आपको उधर मिल जाएंगे, चैप्टर 3 के भी और चैप्टर 4 के भी. जैसे एक दो क्वेश्चन मैंने बोला था ना टेलीग्राम में डेली मैं क्वेश्चन और आंसर डाल दूंगा, तो वो टेलीग्राम में तुमको मिल जाएंगे चैप्टर 3 और 4 के. उसके अलावा जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो आप कहां चले जाना, फिर एक बारी वो मई 25 वाली या सितंबर 25 वाली पीडीएफ खोल लेना, और जैसे मैंने बहुत बार बता रखा है वो पीडीएफ खोलो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो, जहां अटको वीडियो देख लो और तुमको आइडिया लग जाएगा कहां पर तुम गलती कर रहे हो. ठीक है, ये प्रियांशु बार बार बोले जा रहे हैं प्लीज पेपर लीक करवा दो लॉ का, पढ़ाई कर ले. ठीक है, पेपर लीक कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नालायक. चलो हाँ, 2 क्वेश्चन डाल देंगे. यस विशेष, 2 क्वेश्चन डाल देंगे. ठीक है, एमसीक्यू कब स्टार्ट होंगे टेलीग्राम पे? एमसीक्यू स्टार्ट होंगे जब हम ये थोड़ा सा कंप्लीट करने वाली फेज में आ जाएंगे ना, जब इसके 10-12 चैप्टर हो जाएंगे, फिर मैं उसके बाद टेलीग्राम पे वो स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद. ठीक है, चलो आलिश भाई एकदम ठीक बोला है. चलो, ए लिमिटेड जो है, क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार टू द पब्लिक बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस. एक कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक है, और प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर इशू किए गए.
The prospectus discloses the minimum amount of subscription is 15 lakh rupees required to be received on the application. 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर 100 रुपए का एक है और 1 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है सर, कंपनी ने बोला 15 लाख रुपए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो हमको एप्लीकेशन पे रिसीव करना है, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी शैल बी पेबल एट 20 पर शेयर। और 20 रुपए पर शेयर क्या होना चाहिए, 20 रुपए पर शेयर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। Prospectus further revealed that A Limited has applied for the listing of shares in 3 recognized stock exchange, out of which 1 has rejected the application. 3 स्टॉक एक्सचेंज पे आपने एप्लीकेशन डाली थी, पर 3 में से एक ने क्या कर दिया, एक ने रिजेक्ट कर दिया। एक ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक ने रिजेक्ट कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने। ठीक है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ए लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 20 लाख। इशू फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। हमने तो बोला था कि 15 लाख रुपए क्या होना चाहिए, 15 लाख जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बट यहां पर तो 20 लाख रुपए आ गए। एंड उसके बाद कंपनी ने क्या कर दी, अलॉटमेंट भी कर दी। ओ भाई तुम थोड़े से पागल हो क्या। सेक्शन 40 यहां पर बोलता है कि आपको लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होता है। लिस्टिंग के लिए आपको अप्लाई करना होता है क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा, इट मींस आप पब्लिक इशू लेके आए हो, और अगर आप पब्लिक इशू लेके आए हो तो आपको लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होगा। और अगर लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होगा तो आपको लिस्टिंग परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पर आपने अप्लाई करा है बट आपको लिस्टिंग परमिशन नहीं मिली है, और अगर आपको लिस्टिंग परमिशन नहीं मिली है तो आप ये अलॉटमेंट नहीं कर सकते। दिस अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ इररेगुलर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट क्या मानी जाएगी, इररेगुलर अलॉटमेंट मानी जाएगी। एग्जामिन कीजिए the 3 disclosure in the above case study which are deciding factors in an allotment of share। आप बताओ वो कौन से 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं, कौन से चीजें डिसाइडिंग फैक्टर्स बनती हैं जिसके बेसिस पे अलॉटमेंट की जाती है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वायलेशन भी बताओ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वायलेशन के, इफ एनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके सर, तो मैं बोलूंगा इन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट तो ठीक करा है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5% ऑफ द फेस वैल्यू, वो भी ठीक था। 20 रुपीज मांगे इन्होंने। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होना चाहिए, 5% ऑफ द फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का 5%, वो भी ठीक था। बट यहां पर गड़बड़ क्या हुई, यहां पर गड़बड़ ये हुई कि आपने लिस्टिंग परमिशन लेनी थी बट आपको लिस्टिंग परमिशन नहीं मिली, फिर भी तुमने अलॉटमेंट कर दी, तो दैट इज व्हाई द अलॉटमेंट इज इनवैलिड। वो अलॉटमेंट क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। तीनों स्टॉक एक्सचेंज से आपको अप्रूवल चाहिए थी बट आपको अप्रूवल एक से रिजेक्ट हुई। जैसे आपको लिस्टिंग रिजेक्ट हुई, तो जब लिस्टिंग रिजेक्ट हुई आप लिस्ट नहीं करा सकते, तो भैया काम ही खत्म हो गया वहां पे। ओहो, लिखो चलो मेरे साथ आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर, इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, एक तो 39 लगेगा और 40 लगेगा। 2 सेक्शंस कवर होंगे, सेक्शन नंबर 39 एंड सेक्शन नंबर 40। यस, सेक्शन नंबर 39 और सेक्शन नंबर 40। इमरान परवीन पूछ रहा है कब तक चलेगी क्लास, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई। लिखो आंसर नंबर 1। Following are the deciding factors for allotment of shares as per section 39 of Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ठीक है सर। लिखो एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज, एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज शैल नॉट बी मेड अनलेस। आप तब तक अलॉटमेंट नहीं करोगे जब तक, पहली चीज, जब तक आप अलॉटमेंट नहीं करोगे तब तक आप अलॉटमेंट नहीं करोगे जब तक, फर्स्ट चीज, द अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, द अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब्ड। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब ना हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब्ड। सेकेंड चीज, ऐसे लिख सकते हैं एज पर सेक्शन 49 रेड विद सेक्शन नंबर 39।
नहीं, पहली बात 40 रेड विद 39 ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको 39 ही लिखना है। पहले आप 39 का प्रोविजन लिखो, उसके बाद 40 का प्रोविजन लिखेंगे। दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं। रेड विद अपन लिखते हैं जब अपने को कोई रूल साथ में रेफर करना हो, तो आप ऐसे रेड विद लिख देते हो, ठीक है। या फिर कोई अलग ही सेक्शन, जैसे अगर मान लो कि कॉल्स इन एडवांस वाला सेक्शन था 50 सब सेक्शन 2, अब वो मैं कहीं पे किसी के साथ लिंक कर रहा हूं तो मैं बोल दूंगा दैट मेन सेक्शन में एक सेक्शन का आंसर दे रहा हूं और वहां पर कहीं एक रेफरेंस आ रहा है एक पॉइंट का जो किसी दूसरे सेक्शन में लिखा है, किसी एक पॉइंट का, तो मैं बोल दूंगा दैट दिस इज द एंटायर सेक्शन रेड विद दैट सेक्शन, मतलब ऐसा लिंक करेगा तो, ठीक है। राइट सर, सेकंड के सम पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे पैसा आना है, सम पेबल ऑन एप्लीकेशन और अमाउंट स्टेटेड is received by the company through check etc. चेक वगैरह से वो पैसा कंपनी के पास आ गया है, ठीक है। एंड थर्ड, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन shall be at least, amount payable on application shall be at least 5% of nominal value of security. Nominal value of security. The amount payable on application shall be at least 5% of the nominal value. Nominal value कौन सी होती है? Face value. 5% of the nominal value आपका application value होना चाहिए. Amount payable on application shall be at least 5% of the nominal value of the security or such other percentage as may be specified by SEBI. और SEBI ने कितना स्पेसिफाई कर रखा है, किसी को याद है? मैं मान जाऊंगा अगर तुमने SEBI वाला आंसर बता दिया तो। मे बी स्पेसिफाइड बाय SEBI, SEBI ने कितना स्पेसिफाई कर रखा है वो किसी को याद है? एज मे बी स्पेसिफाइड बाय SEBI, वेरी गुड सर। SEBI ने स्पेसिफाई करा हुआ 25%। यहां पर कंपनीज एक्ट में कितना स्पेसिफाइड है? 5% ऑफ द फेस वैल्यू, बट SEBI हैज स्पेसिफाइड 25% ऑफ द फेस वैल्यू आपका आना चाहिए, ठीक है। हमको सर 25% लिखना है, यहां पे नहीं, आपको जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर लिखना जरा, इन द गिवन क्वेश्चन, जो ये कंपनी है ए लिमिटेड issued the shares to public by issuing prospectus. By issuing prospectus. Prospectus issue करके आपने क्या करा है? लोगों को शेयर इशू करें, disclosing minimum subscription and minimum amount payable on application. Minimum amount payable on application और मिनिमम पैसा कितना आना है एप्लीकेशन पे वो भी आपने बता दिया, ठीक है सर। आगे फर्दर, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट कंपनी हैज अप्लाइड to 3 recognized stock exchange for listing permission, out of which हाँ इसके ऊपर लिखेंगे ना, ये यहां पर लिखेंगे दिस इज फैक्ट्स एंड एनालिसिस, out of which 1 recognized stock exchange have rejected the application. Rejected the application. उन्होंने एप्लीकेशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। They have rejected the application. ठीक है, ठीक है सर। So, in the light of above provision,
In the light of above provisions and facts of the case, in the light of above provisions and facts of the case, it can be said that requirements of section 39 has been complied with. हमने सेक्शन 39 के कंप्लायंसेस पूरे किए हैं। हमने सेक्शन 39 के कंप्लायंसेस क्या किए हैं? पूरे किए हैं। ठीक है सर। हैज बीन कंप्लाइड एंड minimum subscription is subscribed and minimum subscription is subscribed। 40 का प्रोविजन आएगा अभी 40 का लिंकेज क्या है? पहले एक क्वेश्चन तो खत्म करें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन is also not less than 5% of nominal value, और ये भी नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं है। इट इज नॉट नॉमिनल वैल्यू, इट इज नॉट लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। तो पहले आपने 39 का पूरा बता दिया। अब फर्दर सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 states that further section 40 of the Companies Act 2013 states that every company making a public offer shall before making such offer apply to one or more recognized stock exchange। आप एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज को क्या डालोगे? एप्लीकेशन डालोगे और लिस्टिंग एंड ऑब्टेन। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड पता क्या है? आपको सिर्फ अप्लाई नहीं करना, एंड ऑब्टेन लिस्टिंग परमिशन। अप्लाई भी करना है एंड ऑब्टेन लिस्टिंग परमिशन, यानी सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको अप्लाई भी करना है और उसके बाद लिस्टिंग परमिशन लेनी भी है। अगर अप्लाई कर दिया, लिस्टिंग परमिशन नहीं मिली, तो फिर थोड़ी आप अलॉटमेंट कर सकते हो। ओहो, obtain the listing permission for the securities। The above stated provision clearly indicates that company is not only required to apply, rather we have to take the permission also। company is required to obtain permission also। आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। to obtain the permission also from all the recognized stock exchange where it has applied। जहां आपने अप्लाई करा है वहां के सारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। However, in the given case, company has applied to 3 recognized stock exchange
company has applied to 3 recognized stock exchange, but one recognized stock exchange rejected the application. But company proceeded और ऑफर ऑफ शेयर्स। जब आपको लिस्टिंग परमिशन ही रिजेक्ट हो गई थी, ये सेक्शन क्या बोलता है, ऑफर होने से पहले, बिफोर मेकिंग सच ऑफर, बिफोर मेकिंग सच ऑफर आपको अप्लाई भी करना पड़ता है और लिस्टिंग परमिशन लेनी भी पड़ती है। बट आपने क्या करा, आपको रिजेक्शन मिला, बट रिजेक्शन करने के बाद फिर भी तुमने क्या बोला, हम हार नहीं मानेंगे, रिजेक्ट होने के बाद भी हम क्या करेंगे, शेयर का ऑफर लेके जाएंगे। ये भगवान, तो ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना। तो यहां आप लिखोगे, सो कंपनी हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 एंड thus allotment so made becomes irregular allotment। becomes irregular allotment। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रियांशु, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये सेक्शन 40 वाला प्रोविजन जो मैंने यहां पे लिखा, आप एक काम करो, 40 वाला प्रोविजन, ये वाला पैराग्राफ उठा के यहां पे लिख दो, उसके बाद फैक्ट शुरू कर दो और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दे दो। दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। यही चीज आई थिंक दीपांशु ने पूछी थी, प्रियांशु दीपांशु, आओ, ठीक है, तो एकदम सही है, यस, इररेगुलर अलॉटमेंट मानी जाएगी। एंड बोल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस बताओ क्या होंगे, तो यहां मैं लिखूंगा कॉन्सिक्वेंटली आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली ए लिमिटेड शैल रिफंड द एप्लीकेशन मनी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यहां ये सब मत बताने बैठ जाना कि इतने टाइम के अंदर पे करना है, ये होगा वो होगा। प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर आपको क्या करना है, आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, दैट कॉन्सिक्वेंसेज इज दैट कंपनी शैल रिफंड द एप्लीकेशन मनी। आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्लियर है जी? दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बोल दो डन 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 डन। तो मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 15 दिन ये वो 12% इंटरेस्ट के साथ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुमको यहाँ पे। राइट, फटाफट से बोलो यस सर, इट इज डन डन डन। चले आगे। यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो ना, तुम लोग वीडियो लाइक करते हो, इतने सारे बंदे क्लास लेने आते हैं, लाइक करते नहीं है, नालायक है हम, ना हम लाइक करते हैं ना हम कमेंट करते हैं। सर हम इतने गंदे हैं ना, क्या बताएं हम आपको, आप तो पहचान ही गए हमें, आप तो हमें पहचान गए सर। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ए लिमिटेड। आज सारे क्वेश्चन ए लिमिटेड के हैं क्या सर? कंपनी जो है ए लिमिटेड, इट मेड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। इस बार मुझे लग रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन आना चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि अब भी जो रीसेंट एग्जाम हुआ तो उसमें आपसे ये 25-28 का क्वेश्चन पूछा गया सितंबर 2025 में, जो अभी पेपर हुआ था। बट अभी मुझे लग रहा है ऐसा प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर प्रोस्पेक्टस वाले में से पूछेंगे, लाइक डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उन सब में से क्वेश्चन उठाएंगे। और कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, गो टू द रिवीजन प्लेलिस्ट, रिवीजन प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा लेक्चर मिलेगा, अच्छे से रिवाइज करना, सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। कंपनी जो है ए लिमिटेड, इसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया कितने लोगों को, 150 लोगों को, टू सब्सक्राइब फॉर 100 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2022 आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है कि एसआर पास करके कंपनी ने बोला ठीक है हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, ओके सर। फिर आगे बोलते हैं द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द मेंबर ऑन 15 अप्रैल 2022। 15 अप्रैल को पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, बट डिड नॉट मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टिल 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई तक इन्होंने कोई अलॉटमेंट नहीं करी। अच्छा, 15 अप्रैल को पैसा रिसीव हुआ है, सो अप्रैल से मई से जून और 31 जुलाई। अच्छा, तो इन्होंने 31 जुलाई तक कोई अलॉटमेंट नहीं करी। इंस्टेड ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड द कंपनी ऑप्टेड टू यूटिलाइज द एप्लीकेशन मनी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। भगवान, और इन्होंने सोचा कि हम इस पैसे को क्या करेंगे, हम इस पैसे को
हम इस पैसे को, यस धनविद, इट विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, हम इस पैसे को कहां लेके जाएंगे? डिविडेंड में बांटेंगे। हम इस पैसे को कहां बांटेंगे? डिविडेंड में। ठीक है, ठीक है सर। That has been declared by the company. Some of the member raised an objection that as the allotment was not done by the company within the prescribed time period, company is liable to pay the application money. Repay, आपको रिफंड करना पड़ेगा application money along with the interest of 15% per annum. 15% पर एनम के साथ आपको पैसा वापस करना पड़ेगा और सच नॉन कंप्लाइंस भैया 12% पैसा वापस करना, मतलब 12% पैसे, भगवान सॉरी 12% पैसा वापस नहीं करना होता, पैसा पूरा वापस करना है, बट अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट। तो ये जो 15% पैसा मांग रहे हैं वो गलत है। 15% पैसा क्या हो गया सर आपको? 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट जो मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं, 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 12% इंटरेस्ट विल बी गिवन, 15% इंटरेस्ट इज नॉट वैलिड एज पर द लॉ। चलो आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा लिखें। एज पर सेक्शन 42 रेलेवेंट प्रोविजन, प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन तो तुमको याद ही होगा, कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं जो हमको फिर भी याद है। नहीं नहीं 27 थोड़ी लगेगा, नहीं नो, यहां पर कुछ ऐसा थोड़ी बोला है कि पब्लिक इशू से पैसा उठाया और उसका पर्पस यूज करना चाह रहे हैं, कहीं और चेंज करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी है, वो भी आगे आएगा। एक क्वेश्चन है मैंने लिया वो वाला 27 वाला। ठीक है, चलो नवीन मेरे को बोल रहा है रील कम देखा करो, तुम कम देखा करो। ठीक है, मैं तो जो बोलता हूं तुमको समझ में आ जाता है, इसका मतलब तुम भी तो देख ही रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो तुमको समझ में आ रहा है तो इट मीन्स तो तुम भी देख रहे हो, तो तुम्हारे पेपर है। ठीक है, तुम कम देखो। आए बड़े रेलेवेंट प्रोविजन लिखो एज पर सेक्शन 42, बताऊं अभी तुमको, लिख लो चुपचाप। एज पर सेक्शन नंबर 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, when a company makes an offer of private placement, then company shall, underline this shall, then company shall allot the securities, कितने दिन के अंदर अलॉट करनी होती है? कंपनी शैल अलॉट द सिक्योरिटीज। नहीं लिखनी, क्यों लिखेंगे हम? वो प्राइवेट प्लेसमेंट 50 लोगों को करनी होती है, रूल में 200 दिया हुआ है। क्या इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी प्राइवेट प्लेसमेंट में वो 200 वाला पॉइंट चेक हो रहा है? मतलब आर दे आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट 200 वाला पॉइंट कि आपने 200 लोगों से ज्यादा को ऑफर कर दिया हो तो पब्लिक इशू मान लिया गया हो, या वो आपको क्यूआई भी बोल रहा है कि चलो क्यूआई भी को इशू किया या एम्प्लॉइज को ईसॉप के थ्रू दिया तो हम उसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। जब वो वाले पॉइंट पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो प्रश्न ही नहीं है, तो मैं पूरा 42 थोड़ी लिखूंगा। और 42 इतना बड़ा सेक्शन है, उसके सारे प्रोविजन नहीं लिखने की जरूरत होती। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि आपको ये देखना पड़ेगा आपका आंसर किस प्रोविजन से कनेक्ट कर रहा है, बस मैं उतना पार्ट लिखूंगा। अब ऐसे तो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है इसके अंदर एक सेक्शन वो वाला भी है, इसके अंदर एक सब सेक्शन वो वाला भी है कि जब तक आपका पुराना ऑफर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, विड्रॉ नहीं हो जाता, कैंसिल नहीं हो जाता, तब तक आप नया ऑफर नहीं लेके आओगे। अब वो एक दूसरा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के अंदर वो वाला पॉइंट हाईलाइट हुआ है, मतलब उसमें उस क्वेश्चन के ऊपर वही, मतलब उस पॉइंट के ऊपर ही वो वाला क्वेश्चन है। जब वो उस पॉइंट के ऊपर ही वो वाला क्वेश्चन बना हुआ है तो मैं वहां पे वो वाला प्रोविजन कोट करूंगा, बट यहां मुझे ये सब कोट करने की जरूरत नहीं है 200 वाला। ठीक है, हो कितने दिन के अंदर? वेरी गुड, अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज, within 60 days of receipt of application money, and if company is unable to allot the same, then amount shall be refunded within 15 days from expiry of 60 days। अगर कंपनी अनेबल टू अलॉट है तो रिफंड कर दो विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। And if company fails to repay
या फेल्स टू रिफंड द अमाउंट विद इन सेड 15 days, विद इन सेड, अब देखो मैंने लिखा ना सेड 15 days, तो सेड 15 days में मेरा ये वाला काम बच गया, वरना मेरे को पूरा लिखना पड़ता विद इन द 15 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 days, तो वो नहीं लिखूंगा मैंने लिख दिया विद इन द सेड 15 days, दैट्स इट, इट इज वेरी मच एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। तो कंपनी हैज टू, इफ कंपनी फेल्स टू रिफंड द अमाउंट विद इन सेड 15 days, अगर 15 दिन के अंदर आप रिफंड नहीं कर पाते, देन refund such amount along with interest at the rate of 12% per annum. Then refund such amount along with interest at the rate of 12% per annum. The amount received on application shall be kept in a separate bank account, in a separate bank account in scheduled bank, in a separate bank account in scheduled bank, हाँ दीपांशु, in a separate bank account in scheduled bank and shall be utilized for, किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड सेकेंड आपका फॉर रिफंड ऑफ मनी, फॉर रिफंड ऑफ मनी। पैसा सिर्फ यही यूज होगा, पैसा इसके अलावा कहीं और यूज नहीं हो सकता। कोई आप डिविडेंड वगैरह में नहीं बांट सकते पैसा, आप सोच रहे हो हम डिविडेंड में बांट देंगे, यार ऐसा सब नहीं होता। डिविडेंड में कोई तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बोलो नहीं है, हमको डिविडेंड में पैसा देने की जरूरत नहीं है। या तो अलॉटमेंट में पैसा जाएगा, या जो बचा हुआ जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको रिफंड दो, भगाओ उनको। लिखो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, in the given case application money was received कब आई थी एप्लीकेशन मनी? ऑन 15th of April 2022, 15 अप्रैल 2022 को आपको पैसा रिसीव हुआ था, एंड allotment was not made till 31st July 2022, that is after expiry of 60 days। 60 दिन भी खत्म हो चुके थे, उसके बाद भी आपने पैसा नहीं, आपने पैसा वापस नहीं करा, इवन रिफंड भी नहीं करा तुमने, इवन तुमने क्या नहीं करा, रिफंड भी नहीं करा। In the given case, application money was received on this and allotment was not made till 31st July, that is after expiry of 16 days, and amount was not refunded within stipulated time, और आपने उस टाइम पीरियड के अंदर रिफंड भी नहीं करा। तो यहां लिखेंगे द कंपनी is liable to be inspired। और आज हीरो लग रहे हैं, हाँ किसी दिन तुमको हीरो लगते हैं, किसी दिन हीरोइन लगने लग जाऊंगा, पढ़ लो यार। द कंपनी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देना बोलो, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, along with the application money, along with the application money। एप्लीकेशन मनी के साथ आपको 12% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे,
फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। जो आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा वो 60th डे के बाद से आपको उस पीरियड का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्शन मेंबर ने रेज किया था कि 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो गलत है। 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15% नहीं। सो द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द मेंबर that 15% interest is to be paid क्या पूछा इन्होंने? वैलिड इनवैलिड पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? वैलिड। हाँ, वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शन पूछा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? वो वैलिड है या इनवैलिड है? तो हम बोलेंगे इट इज इनवैलिड। इज इनवैलिड, ये इनवैलिड है। फर्दर उन्होंने पूछा था कि क्या आप डिविडेंड दे सकते हो उस पैसे से, तो हम बोलेंगे नहीं। लिखो फर्दर इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन it can also be concluded that it can also be concluded that company cannot use such application money for payment of dividend। cannot use application money for dividend। आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए भी उसका पैसा यूज नहीं करोगे। पार्शियली वैलिड लिख सकते हैं? नहीं। क्यों पार्शियली वैलिड क्यों लिखेंगे? उन्होंने ऑब्जेक्शन ये उठाया था क्योंकि अलॉटमेंट टाइम के अंदर नहीं हुई है तो 15% इंटरेस्ट दे दो, और सवाल ही इस चीज का था कि अगर 15% इंटरेस्ट देना है तो बताओ वैलिड है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी बताओ। तो हम लिखेंगे इट इज एब्सोल्युटली इनवैलिड। ठीक है, अमन द्विवेदी, अमन द्विवेदी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार जरा फटाफट से चैट में लिख दो डन 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 रेडी सर फॉर क्वेश्चन 3। जल्दी से लिख दो फटाफट दैट वी आर रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, कंक्लूजन था लास्ट वाला। यस, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का लिखा है रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, ऐसे हार्ट अटैक वाले क्वेश्चन क्यों लाते हो? हार्ट अटैक वाले क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं कि ये वाले क्वेश्चन ना यहां पे हो जाए तो ही अच्छा है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहां पे निपटा लो, यहां से सीख लो कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद पेपर में तुम लोग उसको मैनेज कर लोगे। ठीक है, चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। जब भी कभी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है ना, हमेशा ट्राई किया करो कि उस क्वेश्चन में से, देखो कई सारी तो फालतू की बातें होती है, मतलब कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, कहानी बना रखी होती है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका ये है, इसका वो है, ये यहाँ इसने ये पढ़ाई करी, इसने वो करा, फलाना करा, ढिमकाना करा। वो इररिलेवेंट चीजों को तो काटते चलो, कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे लिए। ठीक है, बाकी जो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर देखो तो उसको ना हमेशा पहले कंसाइज किया करो। पहले क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो, क्या क्या वो बोलना चाह रहा है, उसकी एक डेटा समरी बना लो कि ये चीजें वो बोल रहा है। उसके बाद फिर मैं फाइनल आंसर जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 1 lakh equity shares of ₹100 each were issued at a premium of 2 rupees per share by the PQR Limited after offer for the same was received from the shareholder in terms of the prospectus issued by the company on 1st April 2022। 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 2 रुपए के प्रीमियम पे। The prospectus specified that amount received from the issue will be used for manufacturing and distributing some life-saving drugs। हम लोग ये पैसे को कहां यूज करेंगे? कुछ ड्रग्स बनाने में। ड्रग्स, नालायक, दवाई। ड्रग्स मतलब दवाई। ठीक है, क्या दवाई? ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये। इन अगस्त 2024
कंपनी आफ्टर प्रॉपर मार्केट सर्वे फाउंड दैट देयर इज एम्पल डिमांड। एम्पल डिमांड का मतलब होता है सफिशिएंट डिमांड। इतनी डिमांड बढ़ रही थी कंपनी की, कंपनी को दिखा एआई की डिमांड बहुत बढ़ रही है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर की, एंड देन डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। और कंपनी ने सोचा कि हम जो है ये पैसा कहां यूज करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। दे ऑल्सो वांटेड टू डाइवर्ट अ स्मॉल अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ अ लार्ज सक्सेसफुल कंपनी। और बोलते कुछ पैसा हम किसी इक्विटी शेयर्स में भी डाल देंगे एक लिस्टेड कंपनी के। Since there was surplus money from the above issue of equity shares, इतना पैसा पड़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2 रेजोल्यूशन पास करे। 60 लाख रुपए हम एआई सॉफ्टवेयर में लगाएंगे और 5 लाख रुपए हम कहां लगा देंगे, एक लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डाल देंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनवारंटेड सिचुएशन फ्रॉम द शेयर होल्डर, द डायरेक्टर्स कॉल्ड फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स को यह था कि बाद में आकर कोई ये जो शेयर होल्डर होंगे चूचू चूचू करेंगे, तो पहले इनको बुला लो, इनकी मीटिंग बुला के इनसे अप्रूवल ले लो। इनसे अप्रूवल ले लिया गया और वोट कास्टेड इन फेवर जो थे वो वोट कास्टेड अगेंस्ट से ज्यादा आ गए, यानी फेवर वाले वोट अगेंस्ट वाले वोट से ज्यादा है। फेवर वाले वोट जो है अगेंस्ट वाले वोट से ज्यादा है। सम शेयर होल्डर ऑब्जेक्टेड टू अबव एक्शन ऑफ द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, बट कुछ शेयर होल्डर ने बोला नो 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 बेबी नो, यू आर डूइंग रॉन्ग। हमने बोला क्या गलत कर रहे हो आप, दैट द रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स पढ़े लिखे थे भाई, शेयर होल्डर ने बोला जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ना इट इज नॉट प्रॉपर। कोई मेरे को बताएगा क्यों प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सर यहां पर ओआर पास हुआ है। इन्होंने बोला फेवर वाले वोट अगेंस्ट से ज्यादा है, पर आपको ओआर नहीं पास करना होता, आपको यहां पर एसआर पास करना होता है। हियर यू नीड नॉट टू पास ओआर, हियर यू हैव टू पास एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। एंड वोट कास्टेड इन फेवर शैल बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वोट कास्टेड अगेंस्ट। फेवर वाले वोट अगेंस्ट वाले वोट्स के एटलीस्ट 3 टाइम्स होने चाहिए। That the prescribed detail of the notice which was given to the shareholder should also be published in the newspaper. Definitely yes. तुमने ये तो बताया ही नहीं। तुमने क्या करा, तुमने पैसा जाकर उठा के लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। भाई इसकी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कौन देगा, आपको न्यूज़पेपर में भी ऐड देनी होती है। एंड थर्ड वो बोल रहा है कि रेजोल्यूशन पास्ड फॉर इन्वेस्टिंग दिस इक्विटी शेयर इज इलीगल। आप किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा नहीं डाल सकते। हाँ, आप एसआर पास करा के पैसे को किसी और जगह यूज कर सकते हो, वो अलाउड है। उसके लिए भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट कराना पड़ता है, एसआर पास कराना पड़ता है। बट ये सब काम करा के आप किसी और पर्पस में पैसा लगा सकते हो, बट किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में आप पैसा नहीं लगा सकते। तो मैं बोलूंगा दिस इज ऑल्सो इलीगल। तो ये भी इनकी कंटेंशन एकदम ठीक है। रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर्स आर टेनेबल और नॉट। क्या जो शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं ये एकदम ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे सर, एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये पढ़े लिखे शेयर होल्डर्स हैं, ये लोगों ने लॉ पढ़ रखा है भाई साहब, तो ये जो है ना एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। लिखना शुरू करेंगे आंसर जरा मेरे साथ। आंसर नंबर 3 लिखो। एज पर सेक्शन नंबर 27 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, where any terms of contract referred in prospectus or objects for which prospectus was issued, objects for which prospectus was issued, object for which prospectus was issued can be varied। आप इसको चेंज कर सकते हो, कैन बी चेंज्ड। ठीक है सर, हम चेंज नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं बट थोड़ा अच्छा वर्ड रहेगा अगर आप वेराइड लिख दोगे तो। कैन बी चेंज्ड, कैन बी वेराइड, बट with the approval of shareholders by passing SR। और इन्होंने नालायकों ने एक गलती और करी, बताओ क्या वो गलती हमने पकड़ी नहीं। वो गलती क्या करी पता है, ईजीएम बुला के रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं। ओ भाई एसआर पास होता है और ये एसआर पोस्टल बैलेट से पास होता है। बाय पासिंग एसआर थ्रू द पोस्टल बैलेट, आपको ये एसआर पास कराना था पोस्टल बैलेट से, बट आपने मीटिंग बुला के ओआर पास कराया। वाह, पता नहीं क्या सोच के करा है, जो भी करा है। आगे लिखना।
द डिटेल्स ऑफ नोटिस that is given to shareholder is to be published in two newspapers, that is one in English newspaper and one in vernacular language या vernacular newspaper of the city where registered office of company is located. Where registered office of company is located. जहां कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है. Where the registered office of the company is located. ठीक है सर. Further, it also states that it is also stated that company shall, यहां पे ये भी लिख देना, रुको, इसके नीचे एक लाइन और यहां पे थोड़ा सा ये भी ऐड कर देना, indicating the justification for variation. Indicating जस्टिफिकेशन फॉर वेरिएशन, ये भी लिखना जरूरी है कि आपको रीजन बताने पड़ते हैं वेरिएशन के, क्यों आप वेरिएशन करा रहे हो. इंडिकेटिंग द जस्टिफिकेशन फॉर वेरिएशन. ठीक है. फर्दर इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट कंपनी शैल नॉट यूज एनी ऑफ सच अमाउंट. कंपनी शैल नॉट यूज एनी ऑफ सच अमाउंट फॉर buying, trading, dealing in equity share of any other listed entity. Shall not use amount for buying, trading, dealing in equity share of listed company. किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में आप पैसा नहीं डालोगे. ठीक है. आगे लिखना. सेक्शन 27 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट. यहां तुमको एक तरीके से पूरा सेक्शन कोट करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा सेक्शन कवर हुआ है. यस, ऐसे जैसे मैं पॉइंटर्स में लिख रहा हूं ऐसे तो लिखना है. सेक्शन 27 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट an exit opportunity is to be given to dissenting shareholders. An exit opportunity is to be given to dissenting shareholder by promoters or controlling shareholders at the exit price and in manner as specified by SEBI. As specified by SEBI. SEBI जो बताएगा उसके हिसाब से. ठीक है. अब आ जाओ यहां पे. इन द गिवन क्वेश्चन Company PQR Limited raised amount through issue of equity shares. Company PQR Limited raised the amount through the issue of equity share. आपने इक्विटी शेयर से पैसा उठाया. And it was specified that company shall use such amount for
मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, life saving drugs, but the company wants to use the amount for developing AI software. आप पैसा यूज करना चाहते हो AI सॉफ्टवेयर के लिए। कैसे समझेंगे कि पूरा प्रोविजन लिखना है, क्योंकि यहां पर अब एक बात सोचो ना, ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे और उन तीनों क्वेश्चन में पूरा सेक्शन कवर हो रहा है ऑलरेडी। wants to use the amount developing AI software and investing in listed equity shares. So as per provisions and facts of the case, as per the provisions and facts of the case, contention of shareholders are discussed as follows. Contention of shareholder are discussed as follows. नहीं अलीश भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहला, the first contention of shareholder is tenable as the resolution so passed was not proper because SR is required for variation. Because SR is required for variation, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है, वेरिएशन के लिए SR चाहिए होता है। ठीक है। सेकंड, द सेकंड कंटेंशन, इनकी तो तीनों ही कंटेंशन टेनेबल थी। द सेकंड कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर्स इज टेनेबल एज द रिक्वायर्ड पब्लिकेशन in the newspaper was not made. Was not made. ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या बोलता है, the third contention of shareholder is also tenable as the company is prohibited to use the amount for buying equity shares of listed company.
Hence, the resolution passed for investing 5 lakh in equity shares is not valid. तो वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं माना जाएगा। बेटा उसके लिए तो तुम सबको मिलकर बोलना पड़ेगा ना, है ना? नोबडी। क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये ऑलरेडी स्टडी मैट का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा रखा है। कितना बड़ा आंसर है भाई, यहां इतना खोल खोल, कितना बड़ा आंसर है ये, कितना बड़ा आंसर लिखा है तुमने ये? इतना बड़ा आंसर कैसे लिखेंगे तुम? क्या उधर 2 लाइन लिख के आओगे? तुमको 8 नंबर चाहिए? जितना आंसर लिखना उतना तो लिखना पड़ेगा ना। अब सजेस्टेड में इसी का आंसर उठा के देखोगे तो 2 पेज में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने तो कॉपी मार के लिखना है सब कुछ। बट इतना तो पेपर में लिख के आना पड़ेगा। अब ये आंसर भी ना लिखो और सोचो बस हम इतना लिख देंगे सर, हम इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, बट हमें मार्क्स चाहिए 80। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा सर? हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है ना। देखो इतना होना चाहिए कि बस आपका लिखा हुआ समझ में आए, सामने वाले को पता चले। आप ऐसे लिख दो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? चलो इसके बाद क्वेश्चन 4 के अंदर क्या है मैं डिस्कस कर लेता हूं, बट इसको भी खुद ही करोगे तुम, और इसको तुम सेल्फ लिख के देखोगे अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? ये बोल कर है, एक यूनिक बिल्डर लिमिटेड है, इसने 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर एज अंडरराइटिंग कमीशन अंडरराइटर को देने की सोची, बट कंपनी के आर्टिकल बोलते हैं सिर्फ हम 2% दे सकते हैं। तो कितना अलाउड होता है? तो याद करो जरा क्या होता था, जितना आर्टिकल में रेट लिखा होता है वो रेट, और 2.5% विच एवर इज लोअर। आपका रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स, एंड 2.5% विच एवर इज लोअर। जो भी लोअर होगा उतना आप दे सकते हो। उतना आप क्या कर सकते हो? उतना आप दे सकते हो। बोलो हाँ या ना? यस सर, उतना आप दे सकते हो। तो यहां पर आर्टिकल में कितना लिखा था? 2%, पर ये चाह रहे हम 2.5% दे, तो भैया आप 2.5% नहीं दे सकते, आप 2% ही दे पाओगे। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि ना हम चाह रहे हैं कि हम जो अंडरराइटिंग कमीशन है ना वो फ्लैट की फॉर्म में दें। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है यार इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए दोबारा, कि अंडरराइटिंग कमीशन जो है हम फ्लैट की फॉर्म में देना चाहते हैं। मतलब हम लोग फ्लैट देना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं अंडरराइटर को फ्लैट दे देते हैं, वही उसकी कमीशन हो गई। तो कैन वी गिव द फ्लैट ऑल्सो? क्या हम फ्लैट दे सकते हैं? तो पहले ना आप बताओगे कि अंडरराइटिंग कमीशन कहां कहां से पे की जा सकती है, किस किस मोड में पे की जा सकती है। तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, that there is no clear prohibition in any section that underwriting commission can be paid in kind। कहीं पर भी प्रोहिबिशन नहीं है कि आप काइंड में अंडरराइटिंग कमीशन नहीं पे कर सकते। और अगर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप काइंड में अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकते हो, तो आप फ्लैट्स की फॉर्म में अंडरराइटिंग कमीशन पे कर दो। इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, वो आपको कहीं से भी मना नहीं है। ओ बात समझ में आ गई? वो आपको कहीं से भी प्रोहिबिटेड नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव द अंडरराइटिंग कमीशन इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैट्स, ठीक है? और अगर इसका रेफरेंस आंसर लेना हो तो ये आपको पुराने वाली राइटिंग प्रैक्टिस में डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर लिखने के बाद जब आप चेक करना चाहो तो चेक करके वहां से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल में तुमको पीडीएफ में मिल जाएगी, उसमें भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका क्वेश्चन आया था इन द एग्जाम May 25। May 25 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बोल रहे कमेंट ऑन द फॉलोइंग, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंडीशन इन रिगार्ड टू एक्सपर्ट स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन 3 चीजों पे जो आपको पता है उसके बारे में आप लिख दो, अपना तर्क लिखो। हमने बोला लिख देंगे सर। प्रोस्पेक्टस के फेस पे क्या लिखना होता है? लिखो, प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना होता है फर्स्ट disclosure on the face of prospectus as per section 26 of Companies Act 2013, as per section 26 of Companies Act 2013, the prospectus issued
shall state, shall on face of it states that, प्रोस्पेक्टस के फेस पे मतलब फ्रंट पे ऐसा लिखा जाएगा क्या? दो चीजें, दैट कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस is delivered to ROC, and second, document required to be attached to the copy so delivered included in prospectus which specify these documents, which specifies these documents. दूसरा क्या बोल रहा था? एक्सपर्ट कंसेंट. ओहो, ये तो और इजी है. एज पर सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, a prospectus so issued shall not contain, a prospectus so issued shall not contain an expert statement, if shall not contain an expert statement unless he is not engaged in formation, promotion, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. वो एक्सपर्ट कंपनी के प्रमोशन में सबसेक्शन भी लिखना है क्या? एक्सपर्ट कंसेंट वाला सबसेक्शन मेरे को लगता है याद कर लेना, और ये हो भी जाता है 26 सबसेक्शन 5 कर लेना, ठीक है, क्योंकि अलग ही है थोड़ा, तो प्लीज इसको तो कर ही लेना यार. ही इज नॉट एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सेकेंड, he has given written consent for issue of prospectus and he has not withdrawn his consent before delivery of copy of prospectus to ROC. ROC को कॉपी जाने से पहले उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया था. एंड a statement to that effect is also to be included in the prospectus. और इस चीज की स्टेटमेंट भी प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए. उस बंदे ने अपनी कंसेंट दी थी, उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया था. एंड थर्ड चीज बोल रहा है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो कौन सी डेट होती है? जो डेट मेंशन्ड होती है प्रोस्पेक्टस में, दैट डेट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन. डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखो. द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस
shall be deemed to be the date of publication. That shall be deemed to be the date of publication. जो डेट प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है वो डेट आपकी क्या मानी जाती है? डेट ऑफ पब्लिकेशन मानी जाती है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं सितंबर 25 के क्वेश्चन पे। ओहो सर, ये जो क्वेश्चन है सर, ओहो शिव 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 शिव, क्या क्वेश्चन पूछा भाई। क्वेश्चन इजी है बट वही बात है ना, पेपर ही ऐसा आया था तो मन खराब हो गया था सर पेपर देख के, क्या है कैसे है समझ ही नहीं आया, घुमा रखा है और फुल चैट जीपीटी डाल रखा है पेपर के अंदर। तो यहां पर भी ऐसे हुआ। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आओ। ये क्वेश्चन में क्या था, पढ़ना जरा। एक कंपनी है श्रीधा बुकमार्क्स लिमिटेड, तुम सीधा बोलो श्रीधा लिमिटेड, ठीक है, सीधा बोलो श्रीधा लिमिटेड। ये कंपनी का नाम क्या है? श्रीधा लिमिटेड। एक पब्लिक कंपनी है, एंगेज इन द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स रिलेटेड टू लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस, ठीक है, बुक बनाते हैं। एंड प्लानिंग टू रेज 10 करोड़ फ्रॉम द पब्लिक टू फंड इट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इनको 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि 10 करोड़ रुपए उठा लेते हैं। श्रीधा बुकमार्क लिमिटेड हैज असाइंड 2 डिफरेंट मर्चेंट बैंकर नेमली दिस एंड दिस एसोसिएट, एक पार्टनरशिप फर्म को हायर करा और एक कंपनी को हायर करा और उन्होंने बोला हम तुम्हें अपने 60% शेयर देते हैं और 60% शेयर हमारे आगे पब्लिक को क्या कर देना, इशू कर देना, और रेस्ट ऑफ द शेयर इन्होंने डायरेक्टली दे दिए कंपनी ने मिस्टर कुबेर को। यानी कंपनी ने शेयर किसको दे दिए? मिस्टर कुबेर को। क्लियर है? यस सर। और फिर वो मिस्टर कुबेर भी बंदा आगे क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं क्या करूंगा, जो शेयर्स है ना वो मैं आगे ऑफर फॉर सेल में दे दूंगा, यानी मैं आगे अपने शेयर पब्लिक को दे दूंगा। अच्छा, थ्रू द इनवाइटिंग बिड्स अबव द फ्लोर प्राइस एट द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन 25 और 28 दोनों का मिला जुला के सेक्शन पूछा, या दोनों सेक्शंस का मिला जुला के क्वेश्चन पूछा हुआ है 25 और 28 का। 25 और 28 दोनों सेक्शंस को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया। 25 में आपको याद होगा एक इशू हाउस बीच में अपॉइंट करते थे और वो इशू हाउस को शेयर दिए जाते थे, इशू हाउस फिर आगे उसे पब्लिक को इशू कर देता था। और 2 केस ऐसे होते थे जहां माना जाता था कि ये आपका ऑफर फॉर सेल का ही केस है। अगर अभी नेट कंसिडरेशन पूरा पे नहीं हुआ है कंपनी को, यानी फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट बीइंग रिसीव्ड बाय द कंपनी, या फिर दूसरा केस होता था जिस दिन आपको अलॉट किए गए वहां से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने आगे पब्लिक को दे दिए। याद है? हाँ सर याद है। तो इसको हम बोलते थे ऑफर फॉर सेल, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये जो कंपनी है ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ZFG एंड एसोसिएट, अच्छा दोनों को शेयर अलॉट कब किए गए हैं? दोनों को शेयर अलॉट हुए हैं ऑन द सेम डेट, 1/4/2024, 1/4/2024, दोनों को सेम डेट पे शेयर अलॉट हुए हैं। पर इसको 4 करोड़ के शेयर अलॉट हुए, इसको 2 करोड़ के शेयर अलॉट हुए। इन्होंने आगे आगे लोगों को कब ऑफर करे? इस पार्टनरशिप फर्म ने 10 अक्टूबर को ऑफर करे हैं और कंपनी ने 25 सितंबर को ऑफर करे हैं। तो तुमको जब दिए ही इस पर्पस के साथ गए, देखो वो वाला प्रोविजन ये बोलता है कि 2 केस में हम मान के चलेंगे कि तुम्हारा ये वाला केस बन रहा है, ऑफर फॉर सेल वाला केस बन रहा है। 2 केस ऐसे होते हैं जहां ये माना जाता है कि तुम्हारा ऑफर फॉर सेल वाला केस बन रहा है। कब? अगर तुम 6 महीने के अंदर अंदर आगे पब्लिक को दे दो, या फिर दूसरा केस कि अगर तुम्हारे को फुल कंसिडरेशन अभी रिसीव नहीं हुआ है। यहां पर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, इंटरमीडिएट्स के साथ, तुम उनको शेयर दे ही इसलिए रहे हो कि वो आगे क्या करेंगे? पब्लिक को ऑफर करेंगे। वो आगे क्या करेंगे? पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो एक ने ऑफर करे 10 अक्टूबर को, एक ने ऑफर करे 25 सितंबर को। भाई तुम पागल हो गया, तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर ऑफर करने थे, तो ये जो तुमने 6 महीने के बाद ऑफर करे आगे पब्लिक को, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हाँ सेजल, दिस इज रॉन्ग। द ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ बुल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वॉज साइन ओनली बाय 1 डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी। लो, इसने 6 महीने के अंदर अंदर आगे पब्लिक को ऑफर कर दिया, पर इसने गड़बड़ ये करी कि इसके 2 डायरेक्टर को साइन करना था, पर इसके सिर्फ 1 डायरेक्टर ने साइन करा। इसके सिर्फ 1 डायरेक्टर ने साइन करा। हाउएवर फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वॉज ऑलरेडी पेड टू द कंपनी। फिर एक और बंदा जो था मिस्टर कुबेर। अब यहां से सेक्शन 28 की कहानी शुरू हो जाती है। ऊपर जितना था ना सारा, इट वॉज फॉर 25,
इट वॉज फॉर सेक्शन नंबर 25 और यहां से जो कहानी स्टार्ट हो रही है इट इज फॉर सेक्शन नंबर 28। ये क्या बोलता है, मिस्टर कुबेर टू हुम 40% ऑफ द बैलेंस शेयर्स वर इशूड, उसने सोचा मैं अपने शेयर आगे ऑफर ऑफ सेल में दे दूंगा, जो 28 होता है, सेक्शन 28 होता है ऑफर ऑफ सेल में मैं शेयर दे दूंगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अपोज्ड सच ऑफर डॉक्यूमेंट। इसने क्या करा, एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला आपका ऑफर डॉक्यूमेंट गलत है, क्योंकि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा कि ये जो आप शेयर्स आगे सेल करवाओगे इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। ये कॉस्ट कौन बियर करेगा ये आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना था, आपने नहीं लिखा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बताओ जो पहले ऊपर दो इंटरमीडिएट्स हैं उन्होंने जो आगे आगे ऑफर दिए पब्लिक को, क्या वो सही है या गलत है? दोनों के गलत है, दोनों के गलत हैं। एक ने 6 महीने के अंदर नहीं करे और जिसने 6 महीने के अंदर करे उसने एक ही डायरेक्टर से साइन कराया। कंपनी के बिहाफ पे 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, आपने एक डायरेक्टर से कराया, तो दोनों के गलत है। दूसरा क्वेश्चन वो ये बोल रहा है बताओ क्या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया है इस बंदे को लेके वो ठीक है, बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्शन है। आपके प्रोस्पेक्टस में ये लिखा, आपके डॉक्यूमेंट में ये लिखा होना चाहिए था कि आपकी कॉस्टिंग कौन बियर करेगा। ये लिखा होना चाहिए था कॉस्टिंग कौन बियर करेगा। हम बोलेंगे यस द ऑब्जेक्शन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लिखो मेरे साथ आंसर। एज पर सेक्शन 25 of Companies Act 2013, if company allots or agree to allot any securities with a view that it must be offered for sale to the public, then any document by which the offer for sale is made to public is called as deemed prospectus. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वी विल कॉल इट एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अनलेस कॉन्ट्रेरी इज एस्टैब्लिश्ड या अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, if following situation appears, then it is evident that shares are allotted with a view to be offered to public. With a view to be offered to public. पहला, that offer of securities is made to public within 6 months allotment. हम इस केस में मान लेते हैं कि भैया वो ऑफर फॉर सेल का केस है। हम इस केस में मान लेते हैं कि ये तो ऑफर फॉर सेल का केस है। ओके सर। सेकंड, दैट द डेट when offer was made
the whole consideration to be received by company has not yet been received. Has not yet been received. अभी तक वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है. If the person making offer is firm, then is company लिखो, then is company, then offer document must be signed by at least 2 directors. कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे. और अगर वो फॉर्म है तो सर, अगर वो फॉर्म है तो देन ऑफर डॉक्यूमेंट must be signed by half of partners at least. कम से कम हाफ ऑफ द पार्टनर क्या करेंगे, साइन करेंगे. ठीक है. हियर इन द गिवन केस ZFG and Associates and Bull Investments Limited were offered shares on same day, that is 1st April 2024. दोनों को सेम डे पे ये क्या हुआ, फॉर्म में एटलीस्ट आएगा ना, ये लिखा तो है, यहां पे लिख दो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर. दोनों को सेम डे अलॉट हुए, 1/4/2024 को. हाँ सर, दोनों को सेम डे अलॉट हुए, बट ZFG एंड एसोसिएट issued ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन 10/10/2024. That is beyond 6 months of allotment. That is beyond 6 months of allotment. And Bull Investment Limited issued the offer document within 6 months. But signed by only one director. But signed by only one director. Whereas at least नहीं नवीन, whereas at least 2 directors were required to sign. Both intermediaries paid the whole consideration to Sridhar Bookmark Limited till date of offer to public. ऐसे तो पूरे ही दे चुके दोनों, till date of offer to public. So
द ऑफर फॉर सेल मेड बाय ZFG and associate is not as per law as it is offered to public after 6 months. सिमिलरली ऐसा ही आप लिखोगे, या मैं लिखवा देता हूं, लिखो एंड द ऑफर फॉर सेल मेड बाय बुल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड is not in compliance of law as the offer document contains sign of only one director, as it contains the signature of only one director. सिर्फ एक ही सिग्नेचर है, एक ही डायरेक्टर का सिग्नेचर है, बस एक ही डायरेक्टर का सिग्नेचर है बस। फिर मैं आऊंगा इसके पार्ट 2 पे, वो कुबेर वाले केस पे। एज पर सेक्शन 28 द प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सेक्शन 28 शैल डिस्क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है, शैल डिस्क्लोज द नेम of person or entity bearing the cost of offer of sale along with the reasons, since in case of Mr. Kuber, the prospectus do not contain the name of person bearing the cost, so the offer document shall be treated as defective and the objection raised by board of director is valid. तो ये जो आपका ऑब्जेक्शन है, ये क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ये वैलिड माना जाएगा, राइट। ये आपका सितंबर 25 का क्वेश्चन था। यस, दे फ्रेम्ड द न्यू क्वेश्चन, बट यस द क्वेश्चन वाज गुड। अच्छा खासा ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, बनाया हुआ था इन्होंने, और बढ़िया लगा क्वेश्चन मेरे को। ये क्वेश्चन तो ठीक था, ठीक है, चलो पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, एंड यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। सो मेरे को क्वेश्चन दिखा तो मेरा मन हुआ कि अभी चैप्टर करा ही दिया तो करा ही देने वाला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी बोलो, डन डनाडन डन, फटाफट बोलेंगे डन डनाडन डन। तो हमने चैप्टर 3 के भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए। फिर मैं दोबारा बोलूंगा कि यस, अब जो है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 3 के प्लीज सेल्फ करना। अपन नया चैप्टर करेंगे, अगले चैप्टर को हम करेंगे, हम पता है कौन सा चैप्टर करेंगे, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। पहले करेंगे चार्जेस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ चार्जेस, मोस्ट प्रोबेबली कल ही करेंगे। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट डाल दूंगा, प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन रहना, आपको लिंक उधर ही मिल जाएगा, और पीडीएफ जो क्वेश्चन की वो भी उधर ही मिल जाएगी। और ये जो आंसर वाली पीडीएफ है, ये एज इट इज मैं फाइल बना के अभी टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। राइट 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 राइट, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन सर। हाँ, कल ही करेंगे। और तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो, अपनी बातें सारी मनवा लेते हो, मेरी नहीं मानते हो, है बहुत चंट है हम।
ना हम कमेंट करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना हम शेयर करते हैं। सब जगह शेयर वेयर करो यार, ऐसा थोड़ा प्रमोशन करो, थोड़ा शेयर करो, थोड़ा फैलाओ, ठीक है। इंस्टा पे स्टोरी लगाओ, मैं तुम्हारी स्टोरी रीपोस्ट मार दूंगा पक्का। फॉलो बैक मत मांगना बस, ठीक है। चलो, आप जो सेल्फ प्रैक्टिस का आंसर लिखते हो, अगर वो इतने बड़े नहीं लिख पाते, आपको मैं बोल रहा हूं ना यार, उतना आंसर लिखो जितना रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि आपको इतना बड़ा आंसर लिखना है। अब इसका आंसर अगेन सजेस्टेड में तो 2 पेज का दे रखा है, बट इतना आंसर नहीं लिखना। मतलब उनका बुक वाला 2 पेज, तुम उसको एज इट इज कॉपी पे उतारने जाओगे तो 3 साढ़े 3 पेज में चला जाएगा। उतना आंसर नहीं लिखना होता। बस थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे, कहां पर आपका क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है, कहां पर किस आंसर को किस पॉइंट के साथ मोल्ड करके लिखना है। सर वो मेरी गर्लफ्रेंड का देख लेना थोड़ा। क्या क्या बेवकूफ, क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी बोलते हैं भाई। पीयूष वो भी डाल दूंगा अभी टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। चलो, राइट सर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय। और कमेंट करके जाना, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय, ठीक है। हाँ ठीक है, नहा के नहीं यार पागल। चलो बाय 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 बाय। कह रहा है वो मेरी गर्लफ्रेंड आपको लाइक करने लगी है, कल से नहा के मत आना। हाँ ठीक है, ऐसे बाल फैला के आऊंगा, तू टेंशन मत ले, तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाय।